नमस्कार, कवर ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और लगातार हम आपको यहां पे आईपीएल 2020 के जो मैचेस हैं उसका समीकरण, उसका एनालिसिस आपको लगातार देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो अनुभवी यहां पर एक्सपर्ट हैं उनके समीकरण, उनके आकलन बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अगर हम आज के मैच की बात करें तो आज का मैच भी तूफानी है क्योंकि किंग्स 11 पंजाब आज भिड़ने वाली है, आपको बता दूं, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। तो देखा जाए दोनों ही मजबूत, एक देखा जाए तो अपोजिशन पार्टियां हैं, दोनों अपोनेंट हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं दोनों ही पार्टियां। सनराइजर्स को कम बैक करने की कोशिश है, किंग्स 11 पंजाब जो है वो एक भी स्ट्रांग पोजीशन में ऑलरेडी है। आज का मैच क्या होगा उस पर हम जानेंगे एनालिसिस हमारे एक्सपर्ट के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट संजय दीक्षित जी। संजय जी, आपका हार्दिक स्वागत है। संजय जी, शुरुआत अगर हम करें कल के मैच से, तो कल का मैच जो चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में भिड़ंत हुई, उसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक आकलन हो रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स एक अनुभवी है देखा जाए, और कहीं ना कहीं एक जो लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर का, उसकी वजह से बहुत स्ट्रांग पोजीशन में मानी जा रही थी। लेकिन कल का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, आपको बता दूं 10 रन से, सिर्फ एक महज 10 रन के आंकड़े से। कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है केकेआर के लिए, सीएसके के लिए? क्या कुछ अनुभव रहा है? नहीं, केकेआर के लिए तो संजीवनी रहा ये मैच, क्योंकि जो एक बड़ी टीम पे उन्होंने जीत दर्ज की है। और धोनी के लिए ज़रूर निराशजनक रहा होगा, क्योंकि जो है एक दो अच्छे मैच खेलने के बाद जो है फिर से हार मिली है उनको। और ये आईपीएल का सेशन जो है सीएसके के लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। कुल मिला के परफॉर्मेंस भी रिपीट नहीं हो रही हैं खिलाड़ियों की, जिसकी वजह से ये हार का कारण बन रही हैं, जिस पे जो है सीएसके के मैनेजमेंट और कोचेस को ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी सनराइजर्स की बात रही, वो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, भले उनको हार मिली हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के उसमें फ़र्क है। आज का मैच जो है, आपको मैं आज का मैच सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है और कोलकाता, अगर मैं बात करूं पंजाब के बीच में है किंग्स 11 पंजाब। दोनों ही टीमों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं देखा जाए ओपनिंग किंग्स 11 पंजाब के ओपनर्स की अगर बात करें बैटिंग ऑर्डर की, तो बहुत ही बेहतरीन है। केएल राहुल वहाँ पर हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 67 के अराउंड कुछ बनाया था। उसके बाद मयंक अग्रवाल हैं, जिन्होंने सीएसके के अगेंस्ट 26 बनाए थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक बैटिंग ऑर्डर बहुत मजबूत है किंग्स 11 पंजाब का। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की, तो तालमेल कुछ सही उम्दा बैठ नहीं रहा ओपनिंग की अगर मैं बात करूं। आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो है ओपनिंग जोड़ी उनकी भी मजबूत है, लेकिन कंसंट्रेशन की बात है कि एक अच्छी इनिंग खेलने में कारगर नहीं साबित हो रही है उनकी ओपनिंग जोड़ी। लेकिन इधर केएल राहुल हैं और साथ में मयंक अग्रवाल हैं, तो केएल राहुल अनुभवी प्लेयर हैं, मयंक अग्रवाल भी लगातार अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो राहुल उनको खिला ले जाते हैं। थोड़ा सा उनका इधर लगातार इंडिया भी खेल रहे हैं, तो जिससे उनका अनुभव कहीं मयंक अग्रवाल से ज़्यादा है। और रही बात हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी की, वहाँ भी जो है अनुभवी प्लेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जल्दबाजी उनके जो है सबब का कारण बन रही है, जिसकी वजह से ओपनिंग उनकी ब्रेक हो जाती है। और केएल राहुल की बैटिंग आप देखिए, थोड़ा सा वेट भी करते हैं और लंबी बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं इस क्रिकेट में। और यही कारण है कि जो है केएल राहुल थोड़ा सा सक्सेस भी हो रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग, ये दो बैट्समैन ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 2 मैचों में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्कोर भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक देखा जाए तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं अपने ऊपर आने वाले 4 खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रेलिएंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर वो 4 खिलाड़ी अच्छा स्कोर करेंगे तो ये फ्री होके खेल सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर मैंने एक दिन पहले भी बोला था कि जो है अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 50, 60, 70 रन की पार्टनरशिप होती है तो हमारे मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है और एक हम अच्छा टीम स्कोर बनाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग अगर फ्लॉप होती है तो फिर वो काम जिम्मेदारी आ जाती है फर्स्ट और सेकंड डाउन के ऊपर। वो उसको जब तक सेट करते हैं तब तक आधा मैच निकल चुका होता है, वहाँ से स्कोर डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए ओपनिंग पार्टनरशिप का सफल होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे कोई भी टीम हो। अगर फर्स्ट जो है आप 50 या 60 या 70 रन का टारगेट लेके चलते हैं फर्स्ट
सर्किल में, तो निश्चित तौर पे आपकी टीम करीब 190-200 के आसपास स्कोर खड़ा कर लेगी, क्योंकि एक फ्लो बन जाता है। लेकिन अगर ओपनर ही नहीं चलेगा तो मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है और मैनेज करते करते वो स्कोर कम पड़ जाता है। जिस तरह से आपने मिडिल ऑर्डर की बात की कि मिडिल ऑर्डर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो चीज़ मिडिल ऑर्डर की है, किंग्स 11 पंजाब की अगर मैं बात करूं तो इस टीम का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, भले ही केएल राहुल जैसे खिलाड़ी वहां पर आके एक अच्छी शुरुआत दे दें, लेकिन जब ज़रूरत मिडिल ऑर्डर की होती है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं डिफ्यूज़ एक बम की तरह हो जाता है। जैसे मैक्सवेल की अगर मैं बात करूँ, मैक्सवेल को फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने पिछले मैच में सीएसके के अगेंस्ट अगर बात करें या मुंबई इंडियंस की बात करें, दोनों ही मैचों में सिर्फ 11 रन। वैसे किंग्स 11 पंजाब अगर चाहे तो एक रिस्क ले सकता है। क्रिस गेल को बेंच स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं और क्रिस गेल को एज ए बैट्समैन अगर इस्तेमाल करना चाहें, आप ब्रेक बॉलिंग भी कर लेते हैं तो एक ऑलराउंडर के तौर पे हाँ फील्डर थोड़ा माइनस ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जो है उनका अगर क्रिस गेल का बल्ला चल गया तो एक तरफा मैच भी हो सकता है। तो एक न एक तो जुआ खेलना पड़ेगा इनको, थोड़ा सा जो है चांस लेना पड़ेगा जो है किंग्स 11 पंजाब को बैटिंग के लिए। और जो केएल राहुल हैं उनको बीच में भी खिला सकते हैं या मयंक अग्रवाल को बीच में खिला सकते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ा सा जो खिलाड़ी इनफॉर्म है और सारी चीज़ें हैं, तो क्रिस गेल को ऊपर ला के एक खिलाड़ी को बीच में डाला जा सकता है जो रन बना रहे हैं हमारे, जिससे कि और भी जो मिडिल ऑर्डर के हमारे खिलाड़ी हैं वो जो है आगे रन बना सकें। जैसे आपने मैक्सवेल का नाम लिया, तो ये चीज़ें सब जो है घटित होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क आपको लेना पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो बॉलिंग सेक्शन जो है किंग्स 11 पंजाब का वो कहीं ना कहीं वो भी एक लैक कर रहा है। अगर मैं पिछले मैच की बात करूं तो बॉलिंग बहुत ही मेन कंसर्न है, क्योंकि पुअर बॉलिंग हुई है आपके सीएसके के अगेंस्ट। अगर मैं बात करूं, एक भी सिंगल विकेट डेथ ओवर में नहीं निकाल सका है। नहीं, सीएसके के खिलाफ नहीं निकाल पाए बात अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन कुल मिला के जो बॉडी लैंग्वेज है पंजाब की वो अच्छी है, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं कुछ हार रहे हैं, यंग टीम है पूरी तरह से। तो मेन है क्या कि बॉलर्स को थोड़ा सा जो है स्कोर जब मिलता है तो बॉल करने में भी मज़ा आता है, लेकिन अगर आप बॉलर को 150 रन 20 ओवर में दे दोगे तो जो है वो फिर बॉल करने में उतनी ताकत से बॉल नहीं कर पाता। उसका चारों तरफ दिमाग चलता है कि रन भी रोकने हैं, विकेट भी निकालने हैं, विकेट नहीं निकलेगा तो मैच भी हार जाएंगे, और रन नहीं रोकेंगे तो भी मैच हार जाएंगे। तो बहुत प्रेशर हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि 6 ओवर का जो शुरू में गेम होता है उसमें बैट्समैन मारते हैं और सारे खिलाड़ी अंदर होते हैं, 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं, तो इन सब चीज़ों का बड़ा फर्क पड़ता है। रन तो बनाना ही पड़ेगा, इतना स्कोर देना पड़ेगा जिससे आपके बॉलर आपकी टीम को डिफेंड कर सकें, जिससे जीत मिले। मेन फैक्टर यही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नाम आ रहा है मुजीब का। मुजीब एक एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन उसी तरफ से अगर देखा जाए तो 2 बॉलर्स जो उनका नाम सामने आ रहा है, कॉटरेल का और जॉर्डन का। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुजीब जो है वो जॉर्डन की जगह आज रिप्लेस करके किंग्स 11 पंजाब की जो टीम उतरेगी मैदान में उसमें हो सकते हैं, या फिर आज टीम जो है वो कहीं ना कहीं कॉटरेल के साथ या जॉर्डन के साथ उतरेगी? जॉर्डन को तो मेरे ख्याल से जॉर्डन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि जॉर्डन ने पिछले मैच में बहुत ही ख़राब बॉलिंग की, और जब जॉर्डन आए बॉलिंग करने तब उस समय वो लय में नहीं दिखे। जिस तरह से 2020 में बॉलिंग होती है उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बॉलिंग की, और उनकी जगह कॉटरेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटरेल एक अच्छे मीडियम पेसर हैं, फास्ट बॉलर हैं वेस्ट इंडीज़ के, और जो है काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और आउट करने के बाद सैल्यूट भी मारते हैं। तो एक जो है उम्दा खिलाड़ी हैं, उम्दा गेंदबाज हैं। रही बात मुजीबुर रहमान की, मुजीबुर रहमान भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, उस पर भी चांस लिया जा सकता है, चांस दे सकते हैं उनको। लेकिन जो है मैं अगर हूँगा तो मैं कॉटरेल को उनकी जगह पहले खिलाऊँगा। अच्छा, अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूँ संजय जी, तो एक सबसे बड़ा एक्स फैक्टर अब जो आ गया है माइनस के तौर पे, वो है भुवनेश्वर कुमार का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना। वो टूर्नामेंट से बाहर हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राशिद जो हैं वो एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं, वो भी ख़ास तौर से मिडिल ओवर के लिए? वो तो एसेट बने हुए हैं हैदराबाद के लिए, और लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी कम रन भी दिए हैं। मेन है क्या कि जो है अगर साथ में एक बॉलर होता है अच्छा, तो दूसरे बॉलर पे प्रेशर कम होता है,
वो भी जो है अपना कुछ ट्राई करता है। लेकिन जो एक बॉलर पे पूरा प्रेशर है, वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। एक बॉलर से कभी टीम मैच नहीं जीती। एक आध मैच जीत सकती है कि 4-5 विकेट ले लिए, चलिए डैमेज हो गई टीम तो उसमें आप जीत गए। लेकिन एक बॉलर पे लगातार आप निर्भर रहेंगे तो जो है ये चीज़ नहीं हो सकती। इनको कहीं ना कहीं बॉलिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी, राशिद का सपोर्ट करना पड़ेगा। राशिद आपके की बॉलर हैं, उनको जो है कितनी जगह आप इस्तेमाल करोगे, सर्किल में करोगे कि मिडिल में करोगे कि जो है स्लॉग डेथ ओवरों में करोगे, ये कप्तान के लिए बहुत सोचने का विषय हो जाता है। क्योंकि जो है भुवनेश कुमार थे तो एक डेथ ओवरों में वो भी बॉल करते थे और सर्किल में भी बॉल करते थे। अभी आपके पास भुवनेश कुमार नहीं सफल हुए तो राशिद आ सकते थे, लेकिन अगर राशिद नहीं सफल हुए तो किसको लाएंगे? आपका की बॉलर कौन है? ये ढूंढना पड़ेगा इनको। लेकिन जहाँ पे अगर हम बात करते हैं जैसे आपने कहा ना कि डेथ ओवर के लिए होना बहुत ज़रूरी है, शामी की अगर हम बात करें, डेथ ओवर में बहुत ज़्यादा रन दे दिए हैं उन्होंने। हाँ, शामी इधर जो है लगातार जो है रन दे रहे हैं और फॉर्म में नहीं है। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जब कोई अच्छा बॉलर फॉर्म में नहीं होता, लेकिन उस पर भरोसा रखना चाहिए। कप्तान को चाहिए उसको जो है, अगर सर्किल में मार खा रहे हैं तो मिडिल में बॉल करानी चाहिए। कहीं ना कहीं कप्तान को उनको जो है मिडिल पे ला के उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, क्योंकि शामी खराब बॉलर नहीं है, शामी बहुत अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, कई मैच इंडिया को जिता भी चुके हैं। तो ऐसे बॉलरों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कप्तान को, उनको जो है वो ओपन नई गेंद ना करा के मिडिल में बॉल कराएं। जब सर्किल के पीछे खिलाड़ी होते हैं, सर्किल खुल गया होता है, तो उस समय 1-2 मैच उसमें करा के तो कॉन्फिडेंस में बॉलर आके फिर जो है आप सर्किल में कराइए, डेथ ओवर में कराइए। तो इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके ये कप्तान के ऊपर है कि वो उनको किस तरह से देखता है, कैसे इस्तेमाल करता है। या स्वामी के लेवल का कोई बॉलर हो तो उसको बैक करके आप खिलाइए, इनको ड्रॉप करिए। तो ये सब चीज़ें टीम के सोचने का विषय है, और जो है इस विषय में जो गेंदबाजी कोच हैं उनको ध्यान देना चाहिए। नटराजन के बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं तो नटराजन वहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ संदीप ने भी मतलब ज़्यादा किफ़ायती बॉलिंग नहीं करी है पिछले मैच में, लेकिन 4 ओवर में 41 रन्स देकर 2 विकेट भी निकाले हैं। ऐसे में क्या इन पर भरोसा जताया जा सकता है? बात 1-2 विकेट की नहीं होती है, बात ये होती है कि जो है आप बॉल कैसी कर रहे हैं। अगर आपका इकनॉमी रेट जो है बहुत कम है, आप कम दे रहे हैं रन और विकेट एक भी नहीं मिल रहा है, और एक 4 विकेट ले रहा है वो जो है 70 रन दे रहा है, 60 रन दे रहा है, या 45-50 रन दे रहे हैं, तो अगर जिसने जो है 6 रन या 5 रन के एवरेज से भी रन दिए हैं तो वो ज़्यादा बेटर बॉलिंग कर रहा है। विकेट तो शॉट मारने में आउट होते ही हैं बैट्समैन, लेकिन इसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्रेडिट बॉलर को नहीं जाता है, बॉलर को जाता है। विकेट गिरने से थोड़ा सा रन रेट कम होता है, लेकिन उसके बावजूद आप चौके खाते हैं और जो है उस तरह से, तो इसका मतलब आप रिदम में नहीं है। बैट्समैन आउट हो रहा है, आप आउट नहीं कर रहे हो। ये बॉलिंग का बहुत बड़ा नियम होता है कि जब बैट्समैन आउट होके जा रहा है फिर आके चौका मार रहा है, आते ही चौका मार रहा है पहली गेंद पे, तो इसका मतलब वो बैट्समैन अपनी गलती से आउट हो रहा है, आप अच्छी बॉल नहीं कर रहे हो। ये बॉलर के सोचने का विषय है। अगर मैं बात करूं हरप्रीत की, जो हमारी टीम है हैदराबाद की, माफ़ कीजिएगा किंग्स 11 पंजाब की, तो हरप्रीत जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया अभी तक। अब पिछले मैच की भी बात करें तो कुछ खास नहीं कमाल किया है, तो क्या आज उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो भी ख़ास तौर से ईशान पॉरेल के तौर पे अगर देखा जाए, तो क्या एक टीम 11 जो है वो ईशान पॉरेल को मौका दे सकती है? अब ये कैप्टन किस खिलाड़ी को कितना पसंद करता है, कौन किस तरह से, मतलब इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं या हाफ के पहले इस्तेमाल करते हैं। कप्तान उस और कोच दोनों ही जो है टीम मीटिंग में जो है ये सेट होता है कि कल जो है कौन खेलेगा, क्योंकि जो है पिछले मैच की जो परफॉर्मेंस है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन कुछ लोगों से आशा होती है कि नहीं ये अच्छा ज़रूर करेगा, तो उसको 2-3 चांस और 4 चांस दिए जाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो कप्तान को देखनी पड़ेंगी। अगर उन्होंने मन बना लिया है कि इनको चेंज करना है और तो वो चेंज करेंगे, और लेकिन हारी हुई टीम को कहीं ना कहीं फ्लॉप खिलाड़ी को चेंज करके एक चांस ज़रूर लेना चाहिए, नए खिलाड़ियों को भी चांस देना चाहिए, जिससे ये मतलब हो सकता है कि वहीं से टीम में एकदम से प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलने लगे। क्योंकि यंग ब्लड होता है, वो थोड़ा उत्साह से खेलता है और जो है उत्साह से बॉलिंग भी करता है, तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए और यंगस्टर को भी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं किंग्स 11 पंजाब की,
5 मैचों में 4 मैच वो हारे, वो भी ख़ास तौर से डेथ ओवर्स में। तो क्रिस गेल की आपने बात की, एक अनुभवी बैट्समैन बैठा हुआ है, आखिर किंग्स 11 पंजाब किस चीज़ का वेट कर रही है? 5 में से 4 मैचेस को वो हार चुके हैं, बावजूद उसके उन्होंने मौका अभी तक क्रिस गेल को क्यों नहीं दिखाया? ये मुझे लगता है उनको जो है बेंच स्ट्रेंथ बना के रखा है, क्योंकि क्रिस गेल का इस्तेमाल करना चाहिए था, या इसलिए बैठाल के रखा होगा कि जब मेन मैचेस आएंगे तो जब ऐसा कोई मैच होगा, लेकिन जब आप उस स्थिति से बाहर हो जाएंगे तब गेल को खिलाने से क्या फ़ायदा। इस समय आप 4 मैच हार चुके हैं, आपको गेल को उतारना चाहिए, क्योंकि अगर बेंच पे बैठे हैं तो इसका मतलब खेलने के लिए बैठे हैं। तो उनको आप लाइए और जो है एक चांस लीजिए, और अगर वो फॉर्म में आ गए तो आपकी टीम तो जो है वैसे भी ऊपर जाएगी, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है ना कि जब एक तरफ से आप मौका दे रहे हैं यंगस्टर्स को, तो यंगस्टर को आप मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एक अनुभवी को आप बेंच पे बैठाए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैचेस जो हैं वो यूएई पे हो रहे हैं, यानी कि वहाँ की पिच के अकॉर्डिंग अगर एक बैट्समैन, आपका अनुभवी बैट्समैन है, वो अगर नहीं ढल पाएगा तो एंड के जो मैचेस हैं, अगर बाई चांस अगर आप उस अंक तालिका के हिसाब से उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं, तो फिर वो आपकी हार का एक सबब बन सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो है मेन होता क्या है कि विकेट स्लो चल रहे हैं, इस समय बॉल रुक के आ रहा है, उस हिसाब से आपको टीम को बनाना होता है। और जो है आप 2 स्पिनर के साथ खेलते हैं, 3 मीडियम पेसर के साथ खेलते हैं, या सिर्फ 4 बॉलरों के साथ खेलते हैं और एक ऑलराउंडर जो है होता है बैट्समैन, उससे बॉलिंग करा लेते हैं, आप बैटिंग स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं। तो होता क्या है कि जिस चीज़ में आपके अगर 4 बॉलर आपके अच्छे हैं तो आप एक बैट्समैन से भी बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 ही बॉलर अच्छे हैं तो आपको सिर्फ पूरे 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे, जो जिसमें ऑलराउंडर ढूंढते हैं। तो मेन होता क्या है कि जो डेथ ओवरों में पंजाब हार रही है, उसको कहीं ना कहीं जो है बैटिंग से उस चीज़ को भरा जा सकता है, क्योंकि डेथ ओवरों में जितना रन अगर ये दे रहे हैं उतने रन अगर ओपनिंग में गेल बना देते हैं तो मैच का लेवल फिर से बराबर हो जाएगा। तो इस स्ट्रेंथ को बने, क्योंकि अलग से खिलाड़ी अब आप ले नहीं सकते, जो खिलाड़ी हैं आपके पास मौजूद हैं उन्हीं को आपको खिलाना है। तो इस चीज़ को भर भी सकते हैं आप, जो है बैटिंग से भर देते हैं कि भाई 350, 250 या 20 ओवर का मैच है तो 220 रन बना दिए, उसके बाद आपके बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं तो जो है अगर वो मार खा भी रहे हैं तब भी वो एवरेज इतना ज़्यादा है कि आप उस पर लड़ जाएंगे, और हो सकता है 10 रन से जीत जाएं, 20 रन से जीत जाएं। तो इस चीज़ को कप्तान को सोच के इस विषय में और टीम मैनेजमेंट को सोच के चलना चाहिए कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ बैटिंग मजबूत है कि बॉलिंग मजबूत है। अगर दोनों ही मजबूत है तो हार क्यों रही है, सीधी सी बात है। तो ये सोचने का विषय है और इस पे मंथन जरूर करना चाहिए इनको कि जो है डेथ ओवर में अगर ज़्यादा रन ना आ रहे हैं तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, किस बॉलर से बॉल करा सकते हैं, नए बॉलर से नहीं करा पा रहे हैं आप, तो जो है हम बैटिंग से उस स्ट्रेंथ को भरें कि जो है जितना डेथ ओवर में रन जाएगा उतना रन हमें जो है फर्स्ट 6 ओवर में बनाना है, टारगेट सेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऊपर आने के लिए, जीतने के लिए आपको ये सब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ें जो है टीम को ऊपर लाती हैं। अब ये किस तरह से ये टीम सेट करके खेल रहे हैं और मैच हार रही है टीम, उसके बाद भी कुछ बेंच स्ट्रेंथ पे अनुभवी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी इनको। अच्छा, हैदराबाद की अगर बात करूं तो हैदराबाद अपने ओपनिंग 2 गेम्स हारी और कहीं ना कहीं फिर वही कहानी आई कि मिडिल ऑर्डर की वजह से। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि विलियमसन एक ऑप्शन अच्छा है, एक तरह से देखा जाए ऑलराउंडर के रूप में? नहीं, केन विलियमसन तो खेल ही रहे हैं। केन विलियमसन आप सेकंड डाउन पे ही खेल रहे हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, कोरोना की वजह से लंबा टाइम बैठ गए या जो भी है, लेकिन इस समय वो नहीं चल पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और नीचे आ जाना चाहिए। 5 नंबर संभाल लेना चाहिए, 6 नंबर संभाल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आप जो है सेट हो जाएं और वहाँ पे एक जो है अच्छे खिलाड़ी को जो है मौका देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हो सकती हैं। केन विलियमसन फ्लॉप हो जाए, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छी कप्तानी भी करते हैं, टीम में रहना भी ज़रूरी है, उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता अगर फिट हैं। क्यों, किसी भी मैच में वो 80-90 रन की इनिंग खेल सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है मैच जिताने की। तो इस चीज़ में एडजस्टमेंट करना होता है। अब ये टीम कहाँ तक सोच पाती है, कप्तान कहाँ तक सोच पाता है, खुद कहाँ तक सोच पाते हैं। कोई बैट्समैन होता है बोलता है कि नहीं यार मेरे से इधर 2 डाउन में रन नहीं बन रहा, अब मेरे को 6 नंबर पे भेजो, 4 डाउन भेजो।
कोई बोलता है कि नहीं नहीं यार मेरे को 6 नंबर में समय नहीं मिलता ज़्यादा, मेरे को जो 2 डाउन भेजो, तो वो 2 डाउन में आने के लिए तैयार है। तो वो 2 डाउन के हिसाब से अपने माइंड सेटअप किए हुए है, तो वो 2 डाउन के हिसाब से खेलेगा। आप नहीं खेल पा रहे हो, आपको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, फिर ऊपर आना चाहिए। ये केन विलियमसन के लिए, क्योंकि उस दिन भी वो फ्लॉप हुए, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की हमेशा बात करते हैं, लेकिन इस बार आईपीएल 2020 में रिकॉर्ड्स टूटे हैं, क्योंकि जिस टीम ने लगातार अभी तक जितने भी सीजन्स हुए हैं उसमें अगर टॉप पे रही है दूसरी टीम के अगेंस्ट, तो इस बार कहीं ना कहीं वो सब सारी चीज़ें टूट गई हैं। इस बार मैं आपसे पूछूंगा कि दुबई इंटरनेशनल का जो ग्राउंड है उसके बारे में कहा जाता है कि इस पर पहले बैटिंग करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ चेन्नई एक ऐसी टीम है जिसने अपना पिछला मैच जो है वो जीता था यहाँ पर चेस करके, यानी कि बाद में खेल कर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सीएसके वाला जो चीज़ हुआ है, क्या आज के टीम में, दोनों टीमों में से कोई है ऐसा मजबूत कंटेंटेंट कि वो कर सके उस चीज़ को? देखिए, सीएसके में जो 10 विकेट से जीत हुई है उसमें पहले ये देखिए रन कितना बना था 20 ओवर में। इस चीज़ को भी देखना बहुत, क्योंकि जो है आप 156 या 57 रन को चेस कर रहे थे, सीएसके चेस कर रही थी, तो 157 जो उन ग्राउंडों पे, जिन ग्राउंडों पे 190, 180, 195 बन रहा है और 10 रन से टीमें हार रही हैं, ऐसे विकेट को हम खराब भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर 10 रन से हार जीत हो रही इसका मतलब विकेट ठीक चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि जो है 10 विकेट से हारी और इतना इजी, जब 7 रन, 7.5 रन का, 8 रन से नीचे का एवरेज है, उसमें एक एक रन से भी खेलेंगे तो 6 तो सिंगल ऐसे मिल जाते हैं। किसी पे चौका आया तो ये एवरेज तो बहुत नॉर्मल था, तो उसमें उनको इतना मतलब अंदर से चिंता भी नहीं थी कि मेरे को हार्ड हिट करने हैं, सिक्सेस मारने हैं, या नहीं बनाएंगे तो टीम के ऊपर भार आ जाएगा, या जो है एवरेज बढ़ जाएगा, जो भी है प्रेशर और बढ़ेगा, और कोई प्रेशर नहीं उनके ऊपर था। आराम से खेलना है, टीम में मेरे बैट्समैन ज़्यादा हैं, इस मैच को जीत लेंगे, और वो एक फ्लो में खेलते चले गए। अब यहाँ पे बॉलरों का काम था, बॉलर अगर यहाँ पे 4 ओवर भाई अपने 2-2 ओवर बेस्ट करते तो हो सकता है चेन्नई इस मैच को भी फाइट करती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी बॉलिंग हुई है, उस फैक्टर को आप संभाल नहीं पाए, ड्यू फैक्टर है और प्रेशर है कि कम रन बना है, इसको आप संभाल नहीं पाए, इस वजह से 10 विकेट से वो जीती। आप तो बॉल आज आइडियल स्कोर आपके एनालिसिस, क्योंकि कई बार हमने लगातार यहाँ पे मैं भी कहता रहा हूँ, आपके जो एनालिसिस रहे हैं अभी तक स्कोर्स को लेके पिच के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल आसपास सटीक बैठे हुए हैं। तो आज आइडियल स्कोर क्या होगा, ये जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा। 190, 95 के आसपास इनका जो है स्कोर बनना चाहिए, जो भी पहले खेलेगा। और अगर सनराइजर्स हैदराबाद पहले खेलती है तो 175 के आसपास जो है रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो है बैटिंग में जिस तरह से, अच्छा पंजाब अगर खेलेगी तो 195 के आसपास रहेगा। और जीतने के लिए अभी आप ज़रूर पूछेंगे तो हम पहले से ही बता रहे हैं, मेरा मतलब जो है निगाह में आज पंजाब जीत रही है, और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल हारने के बावजूद हाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुल मिला के आपका एनालिसिस कहता है कि 175 से लेके 195 के बीच में आज एक औसत रहेगा, वो भी अकॉर्डिंग टू द टीम। अगर जो टीम पहले खेलती है, अगर किंग्स 11 पंजाब खेलती है तो 195 तक जाएगा, और अगर बेंगलोर, अगर आज माफ़ कीजिएगा हैदराबाद अगर खेलती है तो हैदराबाद 175, 180 तक ही रह सकती है। फिलहाल संजय जी ये तो वक्त बताएगा एनालिसिस आपका कितना सटीक है, क्योंकि अभी तक तो सटीक रहा है, हो सकता है आज भी सटीक रहे। और यही एक ख़ास बात है इस प्रोग्राम की कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो उनके जो एनालिसिस होते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं और ख़ास तौर से होते हैं। फिलहाल संजय जी आपका यहाँ जुड़ने के लिए, आज आने के लिए और एनालिसिस देने के लिए आज के मैच पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फिर से एक बार संजय जी ने आपको एक्सपर्ट राय दी है कि आज का जो स्कोर रहेगा 175 से 195 के बीच में, और ये तो देखने वाली बात है क्योंकि 7:30 बजे से मैच है, वो भी आज खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल पे, सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच में। तो मैच देखिए, रोमांचक भरा मैच होगा। कल फिर हम बात करेंगे एनालिसिस के साथ अगले मैच की, तब तक के लिए देखते रहिए कवर ड्राइव। खुशियाँ जब दूध
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर।